जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज फिर झाड़ू लगाते हुए 15 वर्षीय चंचल सी वर्षा के कदम मेज के पास रुक गए, जहां पुष्कर भैया का वो खूबसूरत सा लाल रंग का मोबाइल रखा था। बड़ी हसरत से वो उस मोबाइल को देखती हुई सोच रही थी, कितना सुंदर है। और एक मेरा मोबाइल घिसा हुआ छोटा सा। तभी उसे पुष्कर की खुड़की सुनाई दी। काम कर अपना, यहाँ क्यों खड़ी है? घबराकर जी भैया कहकर वो अपने काम में लग गई। काम खत्म कर जब वो सोसाइटी के गार्ड रूम में पहुंची तो उसके झोले से वही लाल नया मोबाइल निकला। लाख कहने पर भी कि उसने चोरी नहीं की। उसे नहीं पता कि ये उसके झोले में कैसे आया। गार्ड ने नहीं सुना और इंटरकॉम से पूजा को सूचना दी। पूजा फौरन नीचे आई। भाभी, मैंने मोबाइल नहीं चुराया, कहते कहते वर्षा रो पड़ी। पर पूजा ने कहा, झूठ मत बोल, मैंने तुझे खुद कई बार उस मोबाइल को ललचाई नज़र से देखते हुए डांटा भी है। हुआ वही जो होना था। पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस वर्षा को थाने ले गई पूछताछ के लिए। नाबालिग वर्षा के माँ बाप भी आ गए थे, पर दरोगा उनकी भी सुनने को तैयार ना था। पूजा पुष्कर को फ़ोन पर सारी घटना सुना चुकी थी। फौरन ही पुष्कर बोला, पूजा, ये तुमने बहुत गलत किया। पुलिस को क्या तुम नहीं जानती? बेचारी बच्ची। मैं अभी आता हूँ। पुष्कर ऑफिस से सीधे थाने पहुँचा। शिकायत वापस ली गई। अबोध वर्षा कार में लौटते समय भी सफाई दे रही थी। भैया, मैंने मोबाइल नहीं चुराया था, पर तुझे कोई चीज़ अच्छी लगी थी तो मुझसे कहना था ना। पर पुष्कर हौले से उसके कंधे पर हाथ रख मुस्कुरा दिया, एक आश्वासन देती मुस्कान। अगले दिन वर्षा के हाथ में वो मोबाइल था, पर उसकी चंचलता ना जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। चेहरे पर थे सूख चुके आंसुओं के निशान। पूजा ने जब से वर्षा को मोबाइल चोरी में जेल भिजवाया था, उसका दिल भारी था। उसे लगा उसने जल्दबाजी में एक कठोर कदम उठा लिया। बात को वहीं ख़त्म कर देना था, मोबाइल वापस लेकर। शायद इसलिए उसने पुष्कर को फ़ोन मिलाया था। एक गिल्ट का एहसास था उसके मन में। और जब पुष्कर वर्षा को छुड़ा कर ले आया तो उसको हल्कापन लगा। पर वर्षा का उदास चेहरा उससे देखा नहीं जाता था। अक्सर उसे हंसाने की चेष्टा करती, पर वो उदास वर्षा के चेहरे पर फिर से चंचलता लाने में समर्थ नहीं हो पा रही थी। वर्षा सर झुकाए झुकाए काम करती और घर वापस चली जाती, और पूजा फिर अपनी जल्दबाजी पर अफसोस करती और चल देती अपने ऑफिस। पूजा एक लॉ फर्म में आकर्षक पैकेज पर थी। आज भी वर्षा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए उसने टीवी पर वर्षा का फेवरेट सीरियल लगाया। वर्षा 1 मिनट टीवी के आगे रुकी जरूर, और आगे बढ़ने ही वाली थी कि पूजा ने जिद कर कर कहा, बस कर काम, बैठ जा थोड़ी देर, टीवी देख ले, आज मैं भी ऑफिस देर से ही निकलूंगी। उसके अनुरोध पर वर्षा बैठ गई, पर थोड़ी देर में ही उठकर वॉशरूम की तरफ गई। उसे उल्टी आ रही थी। क्या हुआ वर्षा, कुछ चुरा कर तो नहीं खा लिया रसोई से? पूजा ने उसे हंसाने का निष्फल प्रयास किया, पर वर्षा के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान देख चुप रह गई। पर सहसा ही उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। वर्षा कहीं, हे भगवान, तो ये इसकी चुप्पी का राज है। वर्षा का पीला पड़ता कमजोर चेहरा शायद उसकी बात की पुष्टि था। आने दो पुष्कर को,
आज इसको रफा दफा करती हूँ, ये नीच लोग नीच ही रहेंगे। इतनी गिरी हरकत पैसे के लिए। पूजा का दिमाग फिर क्रोध में काम नहीं कर रहा था। फ़ोन करके अपनी तबीयत खराब होने की सूचना दे उसने छुट्टी ले ली। वर्षा को विदा कर उसने दरवाज़ा बंद किया और चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। गरीबी भी क्या क्या नहीं करवाती। सैकड़ों विचार बदलियों की तरह उसके दिमाग में उमड़ घुमड़ रहे थे। अचानक ही उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। वो उठी, ड्रॉर खोल उसने वो मोबाइल ढूंढा, पर वो वहाँ नहीं था। कहाँ गया? पुष्कर को मोबाइल ड्रॉर में रखते देख चुकी थी। इस समय उसका विचार तेजी से दौड़ रहे थे। कुछ सोच उसने उस लाल मोबाइल का नंबर डायल किया। फ़ोन फौरन उठा लिया गया। हेलो, उधर से एक पतली थकी हुई आवाज़ सुनाई दी। फौरन ही पूजा ने फ़ोन काटा। वर्षा की आवाज़ पहचानने में उससे कोई गलती नहीं हुई। तस्वीर उसकी आंखों के सामने स्पष्ट होती जा रही थी। इस बार उसने वर्षा पर कोई शक नहीं किया। अपनी आंखों के कोने में अटक गई पानी को उसने हल्के से पूछा। वॉश बेसिन में जाकर आंखों पर पानी की छींटें मारी और पुष्कर के ऑफिस निकलने के बाद उसने वर्षा को अपने पास बुलाया। जी भाभी। खामोश सी वर्षा उसके पास आकर खड़ी हुई। 2 मिनट उसका चेहरा ध्यान से देखने के बाद अचानक पूजा ने खींचकर उस मासूम सी बच्ची को सीने से लगा लिया। अब वर्षा अपने को ना संभाल सकी। उसका रोना बढ़ता ही जा रहा था। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध चुकी थी और निरंतर उसका सर और पीठ सहलाती पूजा भी कब अपने आंखों से बहने वाले आंसुओं को रोक पा रही थी। चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा, ये दिलासा उसे दे। उसके हाथों में एक पर्चा थमाकर कहा, वर्षा, माँ को मेरे ऑफिस भेज देना। दोपहर को जब वर्षा की माँ मालती उसके ऑफिस पहुंची, तब तक वो अपने अभिन्न सहयोगी और मित्रों को पूरा किस्सा बता चुकी थी। अपना शक भी बता चुकी थी। पागल हो क्या तुम पूजा? अपने ही हाथों अपने घर को आग लगा दोगी? अभिनव ने उसकी तरफ शंका से देखते हुए कहा। अरे कुछ दे दिलाकर बात खत्म करो। दोस्तों के दुश्मन। मैं अपना भला बुरा अच्छी तरह समझती हूँ। एक स्त्री होकर मैं स्त्री का दुख ना समझूं? ऐसा कैसे हो सकता है? गए वो जमाने जब कहा जाता था कि मोही ना नारी नारी के रूपा। अब महिलाएं एक दूसरे के दुख समझने लगी हैं। तुम्हें मेरा साथ देना है या नहीं? साफ बताओ। अभिनव, नहीं तो मैं किसी दूसरे वकील से बात करूं। जो हुक्म मेरे आका, कहकर अभिनव मुस्कुरा दिया और पूजा भी हल्की होकर अपने आगे की प्लानिंग में लग गई। उसने वर्षा की माँ को पूरे 2 दिन लगे समझाने में और बेटी का साथ देने में, तैयार करने में वे, वरना वो तो उसने कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी वर्षा को जी भर के कोसने और गाली देने में। आगे का घटनाक्रम तेजी से घूमा। ऑफिस के लिए तैयार होते पुष्कर को उसने वर्षा के प्रेग्नेंट होने की सूचना दी तो वो एक सिद्धस्त अभिनेता की तरह पहले तो चौंका, फिर अरे तुम क्यों इस चक्कर में पड़ी हो? इन छोटी कौमों में ये रोजाना वाली घटनाओं की तरह है, कहकर निकलना चाहा। नहीं पुष्कर, ये छोटी सी बात नहीं है। मुझे अपने एक वकील साथी से पता चली जो गरीबों के केस अक्सर मुफ्त लड़ दिया करता है। उसने अपनी एक मुकफिकल वर्षा और उसकी माँ के बारे में बताया, जो अपनी बेटी पर हुए अत्याचार को लेकर उसके पास पहुंची थी। पूजा पुष्कर के चेहरे पर आते जाते रंग भी बाखूबी देखती जा रही थी। पुष्कर, वर्षा ने पूरी घटना बताते हुए तुम्हारा नाम बता दिया है। अभिनव ने ही मुझे
बताया। अभिनव ने ही उसे गर्भपात ना कराने और डीएनए की सलाह दी। अब तक पुष्कर का कंठ भरभरा चुका था। पूजा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गया था। ठीक है पुष्कर, मानती हूँ गलती सबसे हो सकती है। मेरा एक ही निर्णय है, भाभी माँ समान होती है। वर्षा अभी बहुत छोटी है। मैं उसकी माँ से कहूँगी कि केस ना करे। अभिनव को भी एफआईआर करने से रोक दूँगी, पर इसके लिए कुछ शर्तें माननी होंगी तुम्हें पुष्कर। पुष्कर की सवालिया नज़रें पूजा की ओर उठी तो पूजा ने दृढ़ आवाज़ में कहा, डीएनए टेस्ट तो तुम्हें कराना ही होगा पुष्कर, वो मेरे पास सुरक्षित रहेगा। वर्षा को हम विधिवत कानूनी तौर से गोद ले लेंगे। उसके बाद वर्षा को पढ़ाने से लेकर शादी तक की जिम्मेदारी मेरी। वर्षा कहाँ किस शहर में है ये तुम कभी नहीं जान पाओगे। पर पुष्कर के मुंह से निकला, पुष्कर तुम्हारे पास 2 दिन का समय है, सोचकर बता देना। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने और ना रहने का निर्णय लेने में आसानी होगी। और अंतिम बात, उठते उठते पूजा का कठोर स्वर पुष्कर को चौंका गया। मैंने जिंदगी में कभी माँ न बनने का निर्णय लिया है। मेरे लिए एक ही बेटी काफ़ी है। तुम्हारे कुकर्मों के लिए ये सज़ा है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।